Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fawzia Muslim and I belongs to University of Karachi. This video is for second year honors students and the left title of this video is Standardization of Sodium Thiosulfate. So let's start with the object of this video. In this video, we have to standardize a secondary standard solution, that is sodium thiosulfate, with the help of a primary standard solution, that is potassium dichromate. And the method which we will use for the standardization will be iodometric titration. जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि आपके पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं. एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती, और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही होती है. अब वो क्यों चेंज होती है? वो या तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा होगा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या फिर लाइट सेंसिटिव नेचर का होगा, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट के केस में कि दिस इज़ अ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड, जिसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही होती है. तो ऐसे सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूटिलाइज करते हुए उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं. अब सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं तो हम एक प्रॉपर मेथड यूटिलाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. एज द नेम इंडिकेट्स, आयोडो मीन्स देयर विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयोडीन इन दिस टाइट्रेशन. ऐसी टाइट्रेशन जिसमें आयोडीन को हम इन्वॉल्व करते हैं वो दो तरह की हो सकती है, दैट इज़ आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट आयोडीन को यूज़ करते हैं, मतलब आयोडीन को आप I2 की फॉर्म में लेते हैं और डायरेक्ट टाइट्रेशन में यूटिलाइज कर लेते हैं. बट वो टाइट्रेशंस जिसमें आप पहले आयोडीन को इनडायरेक्टली रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज करवाते, इनडायरेक्टली रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं, देन यूटिलाइज करवाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. आई एम रिपीटिंग अगेन, आयोडीन से रिलेटेड दो तरह की टाइट्रेशन होती है, दैट इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड द सेकेंड वन इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन वो टाइट्रेशंस होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट आयोडीन को लेते हैं, यानी कि I2 आप डायरेक्ट ले रहे हैं. बट वो टाइट्रेशंस जिसमें आप I2 नहीं ले रहे, आप क्या कर रहे हैं, पहले अपने रिएक्शन के अंदर आयोडीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके बाद यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसको आप कहते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी कि इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ आयोडीन. सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट यूज़ ऑफ आयोडीन विल बी रेफर्ड एज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ आयोडीन विल बी रेफर्ड एज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट I2 नहीं लेते, आप डायरेक्ट आयोडीन नहीं लेते, आप आयोडीन की कोई सोर्स लेते हैं, यानी कि आप कोई प्रिकर्सर लेते हैं जिसके थ्रू आयोडीन रिएक्शन के अंदर पहले प्रोड्यूस होगी उसके बाद यूज़ होगी. ठीक, तो उसको आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं. ठीक है, अब ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन दो तरह की हो सकती, बेसिकली जो है टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन है. रिडॉक्स टाइट्रेशन कौन सी टाइट्रेशंस होती है, आपको मालूम है कि रिडॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है एट अ टाइम. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपके पास, रिडक्शन. इनका अपोजिट ऑक्सीडेशन कहलाएगा, लाइक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी कंपाउंड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन. यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप चार तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको बता दिया, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. ठीक, तो बेसिकली आपको इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, आपको सोडियम थायोसल्फेट जिसका फॉर्मूला है Na2S2O3, जो कि एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इससे स्टैंडर्डाइज करवाना है बाय यूजिंग अ primary standard solution, that is potassium dichromate, and the formula of potassium dichromate is K2Cr2O7, right?
और आप जो मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपके पास है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर में ही डिफरेंट रीजंस हैं आपके पास। तो प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं और जहाँ जहाँ पे रीजंस आते जाएंगे वहाँ वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो बेसिकली आपको प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू टेक अ कॉनिकल फ्लास्क विद अ स्टॉपर ऑन इट। ठीक है, स्टॉपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक अ कॉनिकल फ्लास्क एंड वी विल हैव टू प्रिपेयर अ रिएक्शन मिक्सचर इनसाइड अ कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में आप रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें लेंगे, यू हैव टू ऐड 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट, 10 ml ऑफ 1:8 रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 10 ml ऑफ 10% पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने इसलिए लिया क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और इसी के थ्रू आप सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज करवाएंगे। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ आपने क्यों लिया, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन आपको मालूम है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पर जो एसिड यूज़ कर रहे हैं इट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज़ नहीं किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो क्लोराइड आयन प्रोवाइड कर सकता है और क्लोराइड आयन बेसिकली हैलोजेंस जो है जब अपनी नेगेटिव फॉर्म में होते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो अपने रिएक्शन से स्टार्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई वी डिडंट टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड भी इसीलिए नहीं लिया हमने, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट प्रोवाइड करेगा और फॉस्फेट के भी अपने रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह नाइट्रेट भी कुछ हद तक रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हो जाएगा। बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, इस वजह से हमने बोरिक एसिड को नहीं लिया। ऑक्सैलिक एसिड भी एक वीक एसिड है, तो इस वजह से हमने ये सारे एसिड्स को अवॉइड किया। जो बेस्ट एसिड है इट विल बी सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड आपने किस रेशियो का लिया है, 1:8 रेशियो का, राइट। पोटेशियम आयोडाइड आपने क्यों लिया, मैंने आपको बताया था कि ये एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप डायरेक्ट I2 आयोडीन नहीं लोगे, आप क्या लोगे, प्रिकर्सर या सोर्स ऑफ आयोडीन लोगे। तो वो क्या है आपके पास, पोटेशियम आयोडाइड है, दैट इज Ki, राइट। अब आप इसमें क्या करोगे कि रिएक्शन मिक्सचर आप बनाने के बाद इसमें 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दोगे। आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट से ऐड नहीं करना, रफली 50 ml आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। यू हैव टू पुट अ कॉर्क ऑन इट। कॉर्क उसके ऊपर लगाने के बाद आप 15 मिनट्स के लिए इस रिएक्शन मिक्सचर को, जो कि आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क में मौजूद है, किस में रख देंगे, डार्क में रख देंगे। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन। अब आपने इसके ऊपर कॉर्क क्यों लगाया, इसको डार्क में क्यों रखा, डार्क में बेसिकली आप कहाँ रखेंगे, आपके पास जो कबर्ड्स अवेलेबल होते हैं वहीं पे आपको डार्क में रखना होगा। तो बेसिकली इसके ऊपर स्टॉपर लगाने का या डार्क में रखने का क्या रीज़न है, बेसिकली जब भी आप हमेशा टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, सिंपल तो आप क्या करते हो कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ टाइट्रेंट आपके पास ब्यूरेट के अंदर होता है, आप सिंपल टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो, कोई कॉर्क नहीं लगाते, कोई आप उसको जो है डार्क में नहीं रखते। बट यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो है स्टॉपर भी लगा रहे हो उसके ऊपर, आप जो है इसको जो है डार्क में भी रख रहे हो। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं टाइट्रेशन से पहले, ये इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर हो रही है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन। ठीक, कैसे प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन हो रही है, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हो रही है। अब ये आयोडीन आपको चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन वाली आयोडीन, यानी कि वो आयोडीन चाहिए जो कि आपके पास पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन के बाद मिले। ठीक, तो तभी आपने इसको डार्क में रखा। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इसको डार्क में ना रखें तो एक साइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उस साइड रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो ट्रैप होना शुरू हो जाता है आपकी फ्लास्क के अंदर। तो इस वजह से हम उसको अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर स्टॉपर या कोई कॉर्क लगा देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उस कंटेंट के अंदर इन्वॉल्व ना हो। अब ये ऑक्सीजन अगर इन्वॉल्व हो गई, आपको तो मालूम है कि ऑक्सीजन इनर्ट इन्वायरमेंट में तो ऑब्वियसली हम है नहीं, ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन आपकी जो फ्लास्क है उसके अंदर ट्रैप हो चुकी होगी जब आपने कॉर्क लगाया होगा।
तो अब आप क्या करेंगे, इसको डार्क के अंदर रख देंगे, क्योंकि ये एक लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है। अगर आप उसको लाइट में रहने देंगे तो ऑक्सीजन आयोडीन की प्रोडक्शन को एक्सेलरेट कर देगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको डार्क में रख देंगे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ आयोडीन नहीं चाहिए, आपको चाहिए वो आयोडीन जो कि आपके रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। आपको वो आयोडीन हरगिज़ नहीं चाहिए जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से प्रोड्यूस हो। सो आप इसको क्या करोगे, पहले स्टॉपर लगाओगे। स्टॉपर लगाने का मकसद क्या है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ट्रैप ना हो जाए, और डार्क में रख दोगे। देन डार्क में रखने का क्या मकसद है कि जो ऑक्सीजन ट्रैप हो भी गई है तो वो अपने रिएक्शन को स्टार्ट ना करे, जो कि एक्सेलरेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और नॉर्मल लाइट। तो आप इसको 15 मिनट्स के लिए डार्क में रख दोगे, ताकि आपका मैक्सिमम रिएक्शन हो चुका हो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड के दरमियान, और मैक्सिमम आयोडीन इस रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो चुकी हो। तो अगर आप बाहर निकालो भी तो ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे आपके रिएक्शन के अंदर। ठीक, यहाँ पर मैंने रीज़न भी मेंशन कर दिया है। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टॉपर लगाने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन ट्रैप ना हो जाए, और जो ऑक्सीजन ट्रैप हो गई है वो अपने रिएक्शन को एक्सेलरेट ना करे। डेट्स वाई वी हैव टू कीप इट इन द डार्क फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। राइट, अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को डार्क से निकालने के बाद आप सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करवाना स्टार्ट करवा देंगे, जो कि आपके पास ब्यूरेट के अंदर मौजूद होगा। बेसिकली आपके पास सिस्टम क्या चल रहा है, आपके पास फ्लास्क थी जिसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। उस रिएक्शन मिक्सचर को बनाने के बाद आपने डार्क में रखा, और डार्क में रखने के बाद फिर आपने जब 15 मिनट्स बाद निकाला आफ्टर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, तो आप इसको टाइट्रेट करवा रहे हैं सोडियम थायोसल्फेट से, जो कि आपके पास कहाँ मौजूद है, ब्यूरेट के अंदर मौजूद है। राइट, अच्छा, अब एक और बात का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। तो जब आप अपना रिएक्शन मिक्सचर बना रहे होंगे तो इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक चीज़ आप लास्ट में डालिएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को मिड में रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दोनों रिएक्टेंट्स को एक साथ डाल देंगे और फिर सल्फ्यूरिक एसिड की लाइन में लगेंगे सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए, तो रिएक्शन स्टार्ट हो चुका होगा, ऑक्सीजन भी ट्रैप होती जा रही होगी और ऑक्सीजन भी आयोडीन प्रोड्यूस कर रही होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि पोटेशियम आयोडाइड को सबसे लास्ट में डालें। जो सीरीज़ मैंने लिखी है, इसी सीरीज़ में आपको रिएक्शन मिक्सचर बनाना है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड पहले नहीं डालना, सल्फ्यूरिक एसिड पहले नहीं डालना। जिस सीरीज़ में मैंने रिएक्शन मिक्सचर बनाया है उसी सीरीज़ में आपको भी बनाना है। ठीक, अब आपने जब टाइट्रेशन स्टार्ट की तो आप देखेंगे कि स्टार्ट में आपके पास जो कंटेंट का कलर होगा फ्लास्क के अंदर वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। रेडिश ब्राउन कलर इंडिकेट कर रहा होगा कि अभी आपके फ्लास्क के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन की प्रोड्यूस हो चुकी है आफ्टर द रिएक्शन इन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जब आप सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे तो क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट प्रोड्यूस्ड आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा और आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट करता चला जाएगा। आयोडीन आपके पास ब्राउन कलर का होता है, जबकि आयोडाइड आपके पास कलरलेस होता है। तो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर रेडिश ब्राउन से लाइट येलोइश कलर पर आना शुरू हो जाएगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है आयोडीन की वो कम होती जा रही है। अब आपको मालूम होगा कि टाइट्रेशन के दौरान जब हम क्लासिकल टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टार्च। स्टार्च आपको कब डालना है, जैसे आप फिनोफ्लिन तो कभी भी फॉरेन से डाल सकते थे, स्टार्ट में आप फिनोफ्लिन ऐड कर देते थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की टाइट्रेशन, बट आपको स्टार्च यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डालना है। वो पॉइंट क्या होगा, कब डालना है आपने, जब आपके पास रेडिश ब्राउन कलर से येलोइश कलर अपेयर हो जाए। बेसिकली ये जो टाइट्रेशन है ये बहुत ही खूबसूरत टाइट्रेशन है, एक बहुत ही कलरफुल टाइट्रेशन है। इसमें आप डिफरेंट कलर्स को चेंज होते हुए देखेंगे। तो आपको यहाँ पर स्टार्च उस वक्त ऐड करना है जब आपके पास रेडिश ब्राउन कलर से येलोइश ग्रीन कलर हो जाए। इस बात का क्या मकसद हुआ, जब आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन से आयोडीन कम होके लो कॉन्सेंट्रेशन में हो जाए। रेडिश ब्राउन कलर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड येलोइश कलर will indicate low concentration of iodine। ठीक है,
ये बात मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी कि आयोडीन रेडिश ब्राउन कलर है, आयोडाइड कलरलेस है। तो सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन के साथ कंबाइन होके आयोडाइड फॉर्म कर रहा है, इसको कलरलेस में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपके पास जो कलर होगा वो येलोइश ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, उस वक्त आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, स्टार्च ऐड कर देंगे। स्टार्च स्टार्ट में ऐड क्यों नहीं किया, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने स्टार्च को स्टार्ट में ऐड कर दिया तो क्या होगा, उस वक्त वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ कि अब आयोडीन फ्री फॉर्म में नहीं होगी कि वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट हो सके। बेसिकली हमें करना ही क्या है, आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करवाना है। तो सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट होने के लिए आयोडीन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी। तो इस वजह से हम स्टार्च को स्टार्ट में ऐड नहीं करते, क्योंकि इंडिकेटर का काम किसी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना नहीं होता, किसी के साथ इनसॉल्युबल फॉर्मेशन करना नहीं होता, उसका काम सिर्फ इंडिकेट करना होता है। तो इसको हम उस पॉइंट पे ऐड करेंगे जब आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन हो। आयोडीन अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म ज़रूर करेगी स्टार्च के साथ, अब भी करेगी, बट ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल नहीं होगा, ये सॉल्युबल होगा। जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट आप ऐड करोगे तो वैसे ही आयोडीन उस जो स्टार्च था आपने ऐड किया था, स्टार्च की सरफेस के ऊपर से डिज़ॉल्व हो जाएगी। आपने एड्जॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपको मालूम है कि एड्जॉर्प्शन और डिज़ॉर्प्शन क्या चीज़ होती है। डिज़ॉल्व का मतलब होता है कि जो एड्जॉर्ब आयोडीन थी स्टार्च की सरफेस पर से, वो वापस से निकल कर डिज़ॉल्व हो जाएगी और सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट होकर आयोडाइड फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। तब आपके पास फ्री फॉर्म में आयोडीन अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो आप इसी पॉइंट पे आयोडीन स्टार्च को जो है ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप दोबारा से टाइट्रेट स्टार्ट कर देंगे सोडियम थायोसल्फेट्स, और एट दी एंड आपके पास जो टाइट्रेशन का पॉइंट आएगा वो आपके पास आएगा सी ग्रीन कलर का। ठीक है, सी ग्रीन कलर आपके पास क्यों आ रहा है एंड पॉइंट, इस वजह से क्योंकि आपके पास जो फ्लास्क है, फ्लास्क में आपके पास क्या क्या चीज़ें एज अ एंड प्रोडक्ट मौजूद है। आयोडीन कन्वर्ट हो चुका है आयोडाइड में, जो कि कलरलेस है, उसका ग्रीन कलर नहीं है, उसकी वजह से ग्रीन कलर नहीं आ रहा। सोडियम थायोसल्फेट जो आपने डाला था वो ऑलरेडी कलरलेस था और वो एंड प्रोडक्ट भी बनाएगा टेट्राथायोनेट आयन, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, वो भी कलरलेस होता है। तो इसका मतलब है कि टेट्राथायोनेट आयन की वजह से भी, ये सोडियम थायोसल्फेट की वजह से भी कलर नहीं आया। कलर किसकी वजह से आया, फ्लास्क में आपके पास एक और चीज़ थी जो कि थी पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब +6 स्टेट में होता है उसका क्रोमियम, तो वो आपके पास ऑरेंज कलर का होता है। +6 स्टेट से ये रिएक्ट करने के बाद एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है क्रोमियम 3+, यानी कि Cr3+ आयन। फ्लास्क में आपके पास Cr3+ आयन है, जिसकी वजह से सी ग्रीन कलर शो होगा। तो जैसे ही आपके पास लाइट सी ग्रीन कलर आना शुरू हुआ, आपको टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना है। इसका मतलब है आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। ठीक, तो अब आपको अपना कंज्यूम्ड वॉल्यूम यूनिट के ऊपर से कैसे नोट करना है, बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से आपने टाइट्रेशन स्टार्ट की थी, जब आपने फ्लास्क निकाला था और टाइट्रेशन स्टार्ट की थी, तब से लेकर वॉल्यूम आप नोट करेंगे टिल द एंड ऑफ द टाइट्रेशन, टिल द अपीयरेंस ऑफ सी ग्रीन कलर। ठीक है, ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप दो तरह के वॉल्यूम नोट करो। पहले आपने जो है स्टार्च डालने से पहले एक वॉल्यूम नोट किया और स्टार्च डालने के बाद आप एक वॉल्यूम नोट करें, ऐसे नहीं करना। स्टार्ट से लेकर जहाँ से आपने जो है कॉनिकल फ्लास्क निकाली थी डार्क से और टाइट्रेशन स्टार्ट की थी, वहाँ से लेकर टिल द अपीयरेंस ऑफ सी ग्रीन कलर पूरा कंप्लीट वॉल्यूम आपको नोट करना है। दिस विल बी द होल कंज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड फॉर आयोडीन टू कन्वर्ट द आयोडीन इनटू आयोडाइड। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करोगे। कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करते थे, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला C1V1 = C2V2। ठीक है, आई एम रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन। आपने अभी तक क्या क्या किया है, आप आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें आप इनडायरेक्ट आयोडीन को यूटिलाइज़ कर रहे हो। पहले आप आयोडीन को प्रोड्यूस करवाओगे, देन आयोडीन को यूटिलाइज़ करवाओगे। तो ये एक आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। इसमें आपने पहले क्या क्या किया, आपने फ्लास्क प्रिपेयर की,
फ्लास्क में आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया। सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस सीरीज़ में लेना है, जहाँ मैंने मेंशन किया था उसी सीरीज़ में लीजिएगा। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट, देन सल्फ्यूरिक एसिड, देन पोटेशियम आयोडाइड। क्यों लिया इस सीरीज़ में? क्योंकि अगर आप दोनों रिएक्टेंट्स को पहले एक साथ ही ले लेंगे तो फ़ौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस सीरीज़ में लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको डार्क में रखना है स्टॉपर लगा के। स्टॉपर आपने इसलिए लगाया ताकि ऑक्सीजन ट्रैप ना हो जाए। डार्क में इसलिए रखा ताकि जो ऑक्सीजन के थ्रू आयोडीन फॉर्मेशन का अमल है वो एक्सेलरेट ना हो जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी पीछे। अब आप इसको निकालेंगे, निकालने के बाद सोडियम थायोसल्फेट जो कि आपके पास एज अ टाइट्रेंट मौजूद है प्यूरिट के अंदर, उसे टाइट्रेट करवाना स्टार्ट कर देंगे। टाइट्रेट करवाने के बाद आपके पास रेडिश ब्राउन कलर जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन को इंडिकेट कर रहा था वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा येलोइश ग्रीन कलर में। येलोइश ग्रीन कलर में इंडिकेट द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन। और उस पॉइंट में आपको स्टार्च ऐड करना है, क्योंकि अगर आप पहले स्टार्च ऐड कर दोगे तो क्या होगा, स्टार्च इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा जो कि आयोडीन को वापस से डिज़ॉल्व नहीं करेगा ताकि वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट हो सके। बट अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन में ऐड करोगे तो अब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, बट दिस टाइम इट विल बी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इट विल डिज़ॉल्व आयोडीन फॉर रिएक्टिंग इट विद सोडियम थायोसल्फेट। तो स्टार्च अपना सिर्फ इंडिकेटर वाला काम करेगा, किसी को रोक के नहीं रखेगा रिएक्शन में। ठीक है, टिल द अपीयरेंस ऑफ सी ग्रीन कलर आपको टाइट्रेट करना है। सी ग्रीन कलर किस वजह से आ रहा है, क्रोमियम 3+ आयन की वजह से आ रहा है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट में आपके पास जब भी किसी चीज़ का कलर आ रहा हो तो अपने दिमाग में ये बात सोचा करें कि आपकी फ्लास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी और किसकी वजह से कलर अपेयर हो सकता है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल आपके पास फ्लास्क में आयोडीन कन्वर्ट हो चुका है आयोडाइड में जो कि कलरलेस है। सोडियम थायोसल्फेट जो प्यूरिट में था वो कन्वर्ट हो चुका है टेट्राथायोनेट आयन में जो कि कलरलेस है। बट पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो चुका है क्रोमियम 3+ आयन में जो कि सी ग्रीन कलर का है। तो बेसिकली आपके पास जो यहाँ पे कलर आ रहा है वो क्रोमियम 3+ आयन यानी कि Cr3+ आयन की वजह से आ रहा है। अब आप क्या करोगे, सिंपल आप कैलकुलेट कर लोगे सोडियम थायोसल्फेट की कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ C1V1 = C2V2 फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए जो रिएक्शंस हो रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर उसको मेंशन कर दिया, ना सिर्फ मेंशन किया है, बैलेंस करके मेंशन किया है। 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, फर्स्ट और सेकेंडरी में आप लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू रिएक्शन बैलेंसिंग को सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत आसान होगा, मैं बताऊँगी तो। वैसे ये आप लोग खुद करेंगे लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले आपने क्या लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम आयोडाइड। सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में जाने के बाद 2K+ में और Cr2O7 में, जबकि पोटेशियम आयोडाइड एसोसिएट हो जाएगा K+ आयन में और आयोडाइड आयन में। अब क्या होगा, Cr2O7 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट से आया है आपके पास वो उसके ऊपर चार्ज होगा Cr2O7 2-। अब अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। एक ऑक्सीजन के ऊपर अगर -2 चार्ज है तो 7 ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, -14। 2 7 से 14, दैट विल बी -14। अब आपको ओवरऑल बाहर चार्ज बैलेंस करना है 2-। तो ऐसा क्या चार्ज क्रोमियम के ऊपर लगाएं कि 2- बाहर आ जाए, ऑब्वियसली +12। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7 2- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ आयन में एंड प्रोडक्ट में। तो आपने इसको बैलेंस कर लिया, Cr2 यहाँ पर है तो आपने Cr3+ के साथ भी यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक, अब O7 है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए बेसिकली आप वाटर लगाते हो, 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाए। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाने के बाद आपके पास हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गए तो आप हाइड्रोजन लगा लोगे। एसिडिक मीडियम में काम करो, सिंपल आप हाइड्रोजन लगा लोगे, 14 हाइड्रोजन लगाओगे, 7 से 14 हो जाते हैं तो 14 हाइड्रोजन आप यहाँ पर लगा दोगे आराम से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने यहाँ पर चेक किया कि 2 क्रोमियम के ऊपर अगर +12 चार्ज है और यहाँ एक क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज है तो 2 क्रोमियम के ऊपर कितने हो जाएंगे,
ऑब्वियसली +6 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर 2 क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +12 से +6 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर आप आयोडाइड की बात करोगे, तो क्या होगा कि 2 आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है I2 में। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो एक आयोडाइड अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 आयोडाइड आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीडेशन के वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पर आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रोडक्ट साइड पर आ गए। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, तो आप किस तरह बैलेंस करोगे? 3 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दोगे। होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो सिचुएशन आई वो ये हुई कि 6 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बैलेंस हो गए आपके पास। तो अब आप क्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कट आउट करने के बाद इक्वेशन को कंबाइन कर लोगे। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आप ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ओपनली मेंशन कर दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालनी है, क्या करना है, पूरी इक्वेशन को आपके लिए मेंशन कर दिया, तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो गई है। सेकंड काम क्या होगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कि आपने जो आयोडाइड को यूज़ करते हुए आयोडीन फॉर्मेशन की थी, डार्क में रखा था, अब आयोडीन प्रोड्यूस हो चुका। अब आपने क्या किया है कि उस प्रोड्यूस्ड आयोडीन को सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करवा दिया है। तो अब सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कैसे होगा कि आयोडीन अगेन कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड में, और सोडियम थायोसल्फेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा S2O3 में। बेसिकली ये अभी क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है अपने आइंस में, रिएक्ट नहीं कर रहा, वो बेसिकली डिसोसिएट हो रहा है अपने आइंस में। अब अगर रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि S2O3 कन्वर्ट होगा S4O6 में, जो मैं आपको कह रही थी टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट होगा। थायोसल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राथायोनेट आयन में। तो याद रखिएगा S2O3 को हम थायोसल्फेट कहते हैं और S4O6 को हम टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह निकालेंगे वो भी मैंने मेंशन की हुई है। ओवरऑल इसके ऊपर 2- चार्ज है, 6 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -6 आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, एज 1 ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज, सो 3 विल बी ऑल्सो कैरी -6 चार्ज। अच्छा, अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे कि बाहर ओवरऑल 2- चार्ज आ जाए, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर +4 चार्ज आएगा। ठीक है। अच्छा, टेट्राथायोनेट आयन के में आपके पास चूँकि S4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे भी 2 लगा दिया ताकि आपके पास सल्फ़र 4 हो जाए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी हो रही है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर भी ओवरऑल 2- चार्ज है। 6 इलेक्ट्रॉन की 6 ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो -12 आएगी। इसको बैलेंस करने के लिए 2- चार्ज को ओवरऑल बैलेंस करने के लिए जो सल्फ़र के ऊपर चार्ज आएगा वो +10 आएगा आपके पास। तो अब हम 4 सल्फ़र को चेक करेंगे। 4 सल्फ़र रिड्यूस किस तरह से हो रहे हैं आप देख ऑक्सीडाइज किस तरह से हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि 4 सल्फ़र, अगर 2 सल्फ़र को देखा जाए तो 2 सल्फ़र यहाँ पे +4 चार्ज कैरी किया हुआ है, तो 4 सल्फ़र कितने हो जाएंगे, +8 हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 के ऊपर +4 है तो 4 के ऊपर +8 हो जाएगा चार्ज। तो 8 से ये जा रहा है +10 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो आप देख लीजिएगा कि क्या बनेगी। आयोडीन और 2S2O3 और 2 आयोडाइड S4O6 बन जाएगी। इक्वेशन आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करवा दी कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। ये सारे रिएक्शंस मैंने आपको मेंशन कर दिए। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप लोग किस तरह करोगे कि आपके पास रीडिंग्स आई हुई होंगी बेसिकली ऑब्जर्वेशन कॉलम की। ऑब्जर्वेशन कॉलम की आपके पास रीडिंग्स किस तरह से आई हुई होंगी। अच्छा, यहाँ मैंने ये ऑब्जर्वेशन कॉलम इसलिए मेंशन किया कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डला हुआ है, वो इस वजह से मैंने आप लोगों को जानबूझ के मेंशन किया यहाँ पे कि आप लोग जब ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो ऑब्जर्वेशन के साथ आप सब कुछ मेंशन कीजिएगा कि आपने रिएक्शन फ्लास्क में क्या क्या डाला है। पोटेशियम डाइक्रोमेट 10 ml, क्या कॉन्सेंट्रेशन थी पोटेशियम डाइक्रोमेट की वो मेंशन करेंगी।
पोटेशियम आयोडीन 10% था, 10 ml लिया था। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 1:8 रेशो का लिया था, 10 ml लिया थी। सारी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन से मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क डाला है और मैंने जानबूझ के ये वाली पिक्चर आप लोगों के सामने मेंशन की ताकि आप लोग की मिस्टेक ना करें, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इनिशियल रीडिंग जो है 0 पे सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपकी प्यूरेट की रीडिंग हो वहाँ से आप स्टार्ट करना और टिल द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट और टिल द अपीयरेंस ऑफ द सी ग्रीन कलर आपको रीडिंग नोट करनी ही है। और इस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास रीडिंग्स आ गई, ये मैंने रफ रीडिंग्स आप लोगों को मेंशन कर दी है। आप लोगों को यही रीडिंग नोट नहीं करनी, आप लोग एक्सपेरिमेंट खुद से परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद अपनी रीडिंग्स निकालेंगे और अपनी रीडिंग्स मेंशन करेंगे, ठीक है। यही वाली रीडिंग्स मेंशन नहीं करनी, ये सिर्फ जस्ट मैंने आपको एज ए सैम्पल जो है शो किया है कि किस तरह से रीडिंग आ सकती है। तो इनिशियल रीडिंग मेंशन करेंगे, फाइनल रीडिंग मेंशन करेंगे, डिफरेंस लेंगे उसका, कंकॉर्डेंट रीडिंग लेंगे। कंकॉर्डेंट रीडिंग आपको मालूम है कि क्या होती है। कंकॉर्डेंट रीडिंग कभी भी 2 रीडिंग्स का एवरेज नहीं होता। कंकॉर्डेंट रीडिंग 2 एक जैसी रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद आप यूज़ करेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, C1V1 = C2V2 का फॉर्मूला यूज़ करोगे। आप जो है कैलकुलेशन यूज़ करोगे इन बिटवीन S2O3 2 माइनस और Cr2O7 2 माइनस, क्योंकि बेसिकली हम जो स्टैंडर्डाइज करवा रहे थे वो सोडियम थायोसल्फेट को ही करवा रहे थे बाय यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इन्हीं दोनों के वर्सेस हम काम करेंगे। C1V1 = C2V2 का फॉर्मूला लगाया हमने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऑब्वियसली अननोन है, इसी के लिए हमने सारा काम किया। वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट रीडिंग जो है आपके पास आई 10.2 कंकॉर्डेंट रीडिंग। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने खुद ही लिया था 0.1 नॉर्मल का, स्टार्ट में मैंने मेंशन कर दिया, और इसका 10 ml आपने फ्लास्क में लिया था, ये बात भी आपको मालूम है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी नोन वो निकाल लेंगे, किसके लिए, सोडियम थायोसल्फेट के लिए। तो बेसिकली ये सारा काम हमने क्यों किया, फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, बिकॉज सेकेंडरी सोडियम थायोसल्फेट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इट बिफोर यूजिंग इट। तो स्टैंडर्डाइज हम किस तरह करते हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू करते हैं। और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन